हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू पार्ट 3। दिस इज डॉक्टर धिमेन जानी और ये लास्ट पार्ट मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे कवर करके आया हूँ। और इससे पहले दो पोर्शंस मैंने ऑलरेडी आपको कवर कर दिए हैं, जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 मैंने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ये चौथा क्वेश्चन भी ध्यान से समझ लीजिए, और एग्जामिनेशन में भी इसमें से एक दो क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि ये फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो इसके ऊपर जरा आप फोकस कीजिएगा, ठीक है। और आप सबसे दूसरी भी एक रिक्वेस्ट है कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये वीडियो शेयर कीजिएगा, ताकि एग्जामिनेशन में उनको भी हेल्प हो। चलो, सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्राइटेरिया फॉर गुड डिमांड फोरकास्टिंग। जैसे डिमांड फोरकास्टिंग क्या है, तो मैंने आगे की सीरीज में आपको बताया था। डिमांड फोरकास्टिंग इज, यू कैन से, रेफर्स टू measuring, or you can say anticipation of the future demand of goods and services, ठीक है, for stipulated period of time. Let's say for example, आने वाले 1 साल में, 2 साल में आप आपके प्रोडक्ट या फिर जो भी गुड सर्विसेज है उसकी डिमांड क्या रहने वाली है, उसको जो प्रिडिक्शन हम करते हैं उसको हम बोलते हैं डिमांड फोरकास्टिंग। तो ये जो डिमांड फोरकास्टिंग करते वक्त कौन सी चीजें आपको ध्यान में रखनी है, सबसे पहला है एक्यूरेसी। देखो, आप कितना भी स्पीड में एक्यूरेसी डिमांड फोरकास्टिंग क्यों ना करें, लेकिन जब तक वो उसकी एक्यूरेसी प्रॉपर ना हो, मोर देन 90-95% की एक्यूरेसी अगर ना आती हो, तब तक डिमांड फोरकास्टिंग का कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी सबसे अच्छी होनी चाहिए। नेक्स्ट, विजिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि एक्सेप्टेबल होना है, रीजनेबल ग्राउंड पे हम उसको जो भी डिमांड फोरकास्टिंग करते हैं वो रीजनेबली एक्सेप्टेबल होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट इज द सिंप्लिसिटी। जितना भी हो सके उतना सिंपलेस्ट वे में आप डिमांड फोरकास्टिंग के मेथड्स आप उसको देखिए, और जो भी बंदा वो आपके फोरकास्ट को पढ़ रहा है वो आराम से उसको समझ सके, उतना सिंपल वे में फोरकास्टिंग होना चाहिए। ड्यूरेबिलिटी, इट शुड बी हैव सफिशिएंट टाइम। अगर आप कोई भी कंपनी का डिमांड फोरकास्टिंग करते हैं गुड्स और सर्विसेज के लिए, तो उसकी ड्यूरेबिलिटी एटलीस्ट रीजनेबल टाइम के लिए होनी चाहिए, जिससे कंपनी अपना बेनिफिट उसमें से निकाल सके, ताकि उसने जो खर्चा किया है वो खर्चे से एटलीस्ट उसको कुछ ना कुछ फायदा हो। नेक्स्ट इज द फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि डिमांड फोरकास्टिंग में जो अलग अलग क्राइटेरियाज हमने सिलेक्ट किए हैं, उस क्राइटेरियाज को अगर हम चाहे तो अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ द आवर वी कैन चेंज इट। लेट्स से फॉर एग्जांपल, मुझे ऐसा लगता है कि प्राइस सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर मैंने कंसीडर किया, लेकिन 1 महीने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि प्राइस से भी ज्यादा कंज्यूमर की इनकम, प्राइस अगर इंक्रीज होती है लेकिन अगर कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होती है, तो प्राइस को इंक्रीमेंट को वो ऑफसेट कर देती है। तो उस केस के अंदर मैं क्या करूंगा कि प्राइस का वेटेज जो मैंने 40% दिया था उसको रिड्यूस करके मैं 30% कर देता हूँ, और इनकम का वेटेज सपोज मैंने 10% का दिया होगा तो उसको मैं 20%। तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो मेथड के अंदर होनी चाहिए, जिसमें नीड के हिसाब से मैं उसमें मॉडिफिकेशन कर सकूं। अवेलेबिलिटी ऑफ द डेटा, बट ऑब्वियस है अगर डेटा अवेलेबल नहीं है तो ऐसी कोई मेथड का यूटिलाइजेशन में कर ही नहीं पाऊंगा, डिमांड फोरकास्टिंग पॉसिबल ही नहीं होगी। इकोनॉमिकल होनी चाहिए, यानी कि जो डिमांड फोरकास्टिंग की मेथड में अप्लाई कर रहा हूँ, डिमांड फोरकास्टिंग के क्राइटेरियाज में अप्लाई कर रहा हूँ, जो भी चीज कर रहा हूँ, उसका जो एक्सपेंडिचर हो रहा है उसके सामने मुझे जो बेनिफिट हो रहा है वो बेनिफिट हमेशा एक्सपेंडिचर से ज्यादा होना चाहिए। डिमांड फोरकास्टिंग के लिए, रिसर्च के लिए मैंने सपोज 1 लाख का खर्चा किया और उसके सामने सिर्फ कंपनी को 80,000 का फायदा हुआ, तो 20,000 मैं यहाँ पे लॉस में जा रहा हूँ। ऐसी डिमांड फोरकास्टिंग का कोई मतलब नहीं है। और क्विकनेस, जितनी जल्दी हो सके आप अपने डिमांड फोरकास्टिंग के जो भी फिगर्स है, स्टेटिस्टिक्स है, वो कितनी क्विकली आप फिगर्स मैनेजमेंट को प्रोवाइड करेंगे, जितना बफर टाइम मैनेजमेंट के लिए ज्यादा होगा उतना ही मैनेजमेंट के लिए बेनिफिशियल होगा। तो कंपनी अपने आप को अपकमिंग चेंजेस के लिए एडजस्ट कर सकती है। सेकेंड पॉइंट इज द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। अब ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन बहुत बड़ा क्वेश्चन है एक्चुअली, बट इसको 6-7 मार्क्स में पूछा गया है, तो मैं आपको उसी तरह से उतना ही कंटेंट यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ट्राई करूंगा पूरी कि मैं आपको ये पूरा डिटेल में यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ, बट क्योंकि ये 7 मार्क्स का पूछा है तो उस हिसाब से मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। देखो, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या इंडिकेट करता है, स्टेट्स दैट एज वी इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ ओनली वन इनपुट, keeping other input fixed, total product at initial level, increase it at increasing rate, then decrease it decreasing rate, and finally it goes to negative। यानी कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या इंडिकेट करता है कि अगर आपके पास दो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, तो दो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में किसी भी एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को कांस्टेंट यानी कि फिक्स रखना है, ठीक है। और दूसरा जो वेरिएबल फैक्टर है, उस वेरिएबल फैक्टर में अगर आप कंटिन्यूअस बेसिस पे इंक्रीमेंट करते जाते हो, कंटिन्यूअस बेसिस पे वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज करते हो, तो उस केस के अंदर आपका ये जो टोटल प्रोडक्ट है, ये टोटल प्रोडक्ट इनिशियल स्टेज पे इंक्रीज होगा।
होगा, साथ साथ में आपका मार्जिनल प्रोडक्ट है वो भी कंटिन्यूसली इंक्रीज होगा, उसके पहले आपका जो एवरेज प्रोडक्ट है वो भी कंटिन्यूस बेसिस पे इंक्रीज होगा। ठीक है, यानी कि ये जो फर्स्ट स्टेज है, जिस फर्स्ट स्टेज के अंदर, जिसको हम इंक्रीजिंग स्टेज बोलते हैं, इंक्रीजिंग स्टेज का मतलब क्या होगा कि अगर दो फैक्टर में से किसी भी एक फैक्टर को फिक्स रख के दूसरे फैक्टर में कंटिन्यूसली अगर आप इंक्रीज करते हो तो आपका टोटल प्रोडक्ट, आपका एवरेज प्रोडक्ट और आपका मार्जिनल प्रोडक्ट, ये तीन प्रोडक्ट के अंदर कंटिन्यूस बेसिस पे इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, एक लेवल तक ये इंक्रीमेंट होगा, एक लेवल तक पहुंचने के बाद, ठीक है, जहां पे एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट दोनों को इंटरसेक्ट हो रहा है, यहाँ पे ये प्रोडक्ट यहाँ पे पहुंचने के बाद भी अगर अपना प्रोडक्ट आप वेरिएबल फैक्टर्स में कंटिन्यूस इंक्रीज करते हो, उस केस के अंदर भी टोटल प्रोडक्ट तो इंक्रीमेंट कंटिन्यूसली उसका चालू रहेगा। ठीक है, लेकिन आपका जो एवरेज प्रोडक्ट है, ये एवरेज प्रोडक्ट यहाँ से फॉल होना स्टार्ट कर देता है अप टू स्टेज 1। जैसे ही आप स्टेज 1 क्रॉस करके स्टेज 2 में जाते हो, आपका एवरेज प्रोडक्ट यहाँ पे इंटरसेक्ट होगा मार्जिनल प्रोडक्ट के साथ। एवरेज प्रोडक्ट का मतलब क्या होगा, टोटल प्रोडक्ट डिवाइड बाय क्वांटिटी, और मार्जिनल प्रोडक्ट का मतलब क्या होगा, एक एडिशनल यूनिट को एम्प्लॉय करने के बाद आपको जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट मिलती है, मान लीजिए मेरे यहाँ 10 लेबर काम करते हैं, अगर मैं 11th यानी कि 11वां लेबर अगर मैं ऐड करता हूँ तो उससे ऐड करने के बाद मुझे जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट मिलती है उसको मैं बोलूंगा मार्जिनल प्रोडक्ट, और टोटल प्रोडक्ट का मतलब टोटल प्रोडक्शन है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे स्टेज 1 पे मैं पहुंच जाता हूँ और यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट दोनों का इंटरसेक्शन हो जाता है, उसके बाद भी अगर मैं कंटिन्यूसली लेबर में इंक्रीज करता रहता हूँ, तो क्या होगा कि यहाँ से एवरेज प्रोडक्ट रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही एवरेज प्रोडक्ट रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगी तो मार्जिनल प्रोडक्ट भी फॉल होगी। देखो यहाँ पे एक चीज आपने ऑब्जर्व की होगी कि एवरेज प्रोडक्ट अगर इंक्रीज होती है तो मार्जिनल प्रोडक्ट भी इंक्रीज होगी, एवरेज प्रोडक्ट डिक्रीज होती है तो मार्जिनल प्रोडक्ट भी डिक्रीज होगी, लेकिन इसका जो इंटेंसिटी है, जो मैग्नीट्यूड है, वो एवरेज प्रोडक्ट से मार्जिनल प्रोडक्ट का ज्यादा है। अगर एवरेज प्रोडक्ट 5 रुपए से बढ़ती है तो मार्जिनल प्रोडक्ट शायद 7 रुपए, 8 रुपए, 10 रुपए से इंक्रीज होगी। अगर एवरेज प्रोडक्ट सपोज 5% से डाउन जाती है तो मार्जिनल प्रोडक्ट 7%, 10%, 9% से डाउन जाएगी। ठीक है, ये इन दोनों के बीच का रिलेशन है जो हम आगे के सीरीज में देखेंगे। सेकेंड स्टेज से अब अगर आगे चलते हो, और भी प्रोडक्शन, अगर और भी लेबर्स को आप ऐड करते जाते हो, फिक्स अमाउंट ऑफ आपका फिक्स फैक्टर है उसमें आपने लेबर्स में और भी ऐड करे हो, यहाँ पे सपोज सिर्फ 5 लेबर काम कर रहे थे, 5 फिर 6, 7, 8, 9, 10 लेबर तक यहाँ पे पहुंच के 10 के बाद भी आप कंटिन्यूसली ऐड करते जा रहे हो, तो क्या होगा, आपका मार्जिनल प्रोडक्ट डाउन होगा, आपका एवरेज प्रोडक्ट भी डाउन जाएगा। स्टेज 2 का एंडिंग यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर कंटिन्यूस बेसिस पे फिक्स फैक्टर को कांस्टेंट रख के, एक मतलब जो दूसरा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उसको फिक्स रखते हैं, फॉर एग्जांपल लैंड है, लैंड को फिक्स रख के अगर कंटिन्यूस बेसिस पे उसके अंदर आप लेबर ऐड करते जा रहे हो तो एक सिचुएशन ऐसा आएगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि आपकी मार्जिनल प्रोडक्ट जीरो हो जाएगी। मार्जिनल प्रोडक्ट जीरो का मतलब क्या होगा कि आपका जो फार्म है वो, मान लीजिए 1 एकड़ का फार्म है, 1 एकड़ फार्म के अंदर 100 लोग काम कर सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम 100 लोग काम कर सकते हैं। अब 100 से ज्यादा अगर आप एक और यूनिट का मतलब एक और लेबर को ऐड करोगे तो वो ऐड तो हो जाएगा, लेकिन उसका मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कुछ भी नहीं होगी। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या, एक एक्स्ट्रा यूनिट, एक एक्स्ट्रा लेबर को एम्प्लॉय करने के बाद जो आपको एक्स्ट्रा प्रोडक्शन मिलता है वो उसको हम बोलेंगे मार्जिनल प्रोडक्ट, जो मैंने आपको बताया, या फिर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, जो भी मैंने आपको बताया। ठीक है, तो अगर 100 ही यूनिट की, 100 ही लेबर की कैपेसिटी है, लेकिन एक और लेबर मैं जानबूझ के यहाँ पे ऐड करता हूँ, तो क्या होगा कि यहाँ पे ये पॉइंट ऐसा आ जाएगा कि 100 पे मैक्सिमम अमाउंट पे मैं यहाँ पे 0 टच कर दूंगा। ठीक है, अब अगर 99 से 100 पे भी जाता हूं तो मुझे यहाँ पे मेरा जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो 0 हो जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऑलरेडी कैपेसिटी जो है वो फुल्ली यूटिलाइज हो गई है। अब अगर मैं एक्स्ट्रा यूनिट का, एक एक्स्ट्रा लेबर का अगर इन्वॉल्व करता हूं तो भी मुझे एक्स्ट्रा एक भी यूनिट मार्जिनल प्रोडक्ट का नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो ये पॉइंट ऐसा होगा जहां पे मेरा टोटल प्रोडक्शन है, ये टोटल प्रोडक्शन हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच गया है। ठीक है, दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट, क्योंकि इससे ज्यादा आप प्रोडक्शन में इंक्रीज नहीं होने वाला। अगर इससे भी ज्यादा, अगर मैं सपोज 100 से 101, 102, 103 अगर मैं इसमें प्रोडक्शन करता जाऊंगा तो जो मेरी मार्जिनल प्रोडक्ट है वो इंक्रीज होने की बजाय यहाँ तो 0 हो ही गई है, लेकिन अब ये नेगेटिव के अंदर चली जाएगी। ठीक है, तो -1, -2, -5 ये नेगेटिव में चली जाएगी। मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव हो सकती है, एवरेज प्रोडक्ट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, ध्यान से समझिए। तो ये ग्राफ में भी आपको इस तरह से मेंशन करना है कि डू नॉट
टच दिस एवरेज प्रोडक्ट, यहाँ पे जीरो भी कभी एक्स एक्सेस पे टच मत कीजिएगा, अगर टच हो गया तो समझ लो आपके मार्क्स कट हो जाएंगे, क्योंकि एवरेज प्रोडक्ट जीरो हो इसका मतलब आपका प्रोडक्शन बंद हो गया, जो पॉसिबल नहीं है। एमपी माइनस हो सकती है, जीरो हो सकती है, एवरेज प्रोडक्ट कभी भी माइनस नहीं हो सकता। और जैसे ये डाउन हो गया, जीरो से नीचे चला गया, तो थर्ड स्टेज के अंदर आपको नेगेटिव रिटर्न्स मिलना स्टार्ट हो गया, आपका टोटल प्रोडक्ट भी डाउन गया, आपका मार्जिनल एवरेज प्रोडक्ट भी डाउन गया। हम यहाँ पे जो वेरिएबल प्रोपोर्शन में इसको ज्यादा फोकस करते हैं, मार्जिनल प्रोडक्ट को। देखो यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज हो रही है, इंक्रीजिंग रेट पे हो रही है, उसके बाद भी मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज तो हो रही है लेकिन डिमिनिशिंग रेट पे हो रही है, यानी कि डिक्रीजिंगली ये इंक्रीज हो रही है, डिमिनिशिंग रेट पे इंक्रीज हो रही है। और थर्ड स्टेज के अंदर भी मैं उसको कंटिन्यूस रखूं तो मेरा मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव स्टेज के अंदर चला जा रहा है। इन शॉर्ट एकदम सिंपल सेंस में मैं बताऊं तो आपको क्या, आपको एग्जामिनेशन लिखना है कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन सजेस्ट दैट अगर दो फैक्टर्स है, दो में से एक फैक्टर को आप कांस्टेंट रखें और दूसरे फैक्टर्स में जितना भी परसेंटेज प्रोपोर्शन आप इंक्रीज करते जाएंगे, पहले स्टेज के अंदर मार्जिनल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट ये सब इंक्रीज होंगे, सेकंड स्टेज के अंदर एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीज होना स्टार्ट कर देंगे, थर्ड स्टेज में मार्जिनल प्रोडक्ट जीरो पे पहुंच जाएगा। उससे भी अगर आप आगे अपना वेरिएबल फैक्टर में चेंजेस कर रहे हो तो मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव में चला जाएगा, एवरेज प्रोडक्ट डिमिनिश हो जाएगा, थर्ड स्टेज के अंदर टोटल प्रोडक्ट जो है वो टोटल प्रोडक्ट हाईएस्ट पीक पे है, उससे ज्यादा टोटल प्रोडक्ट नहीं जा सकता, और वहां से अगर आप लेबर्स को ऐड करते हो, वेरिएबल फैक्टर्स को ऐड करते हो, तो आपका टोटल प्रोडक्ट भी धीरे धीरे रिड्यूस करना स्टार्ट हो जाएगा। दिस इज द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। और ये इंक्रीजिंग रेट, डिमिनिशिंग रिटर्न और नेगेटिव रिटर्न भी मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया। फिर आप अपने वर्ड्स में उसको, ये मेन कंटेंट ये लिखना है, उसको फिर आप अपने वर्ड्स में जो चाहे आप जिस हिसाब से चाहे आप मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन द फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट, जो हम ऑब्जर्व करने वाले हैं कि फिक्स कॉस्ट क्या है और वेरिएबल कॉस्ट क्या है। ठीक है, तो एकदम सिंपल सेंस है। फिक्स कॉस्ट का मतलब क्या होगा, जो शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के लिए फिक्स रहता है, जिसको प्रोडक्शन के साथ कोई लेना देना नहीं होता, विच इज नॉट एसोसिएटेड विद योर प्रोडक्शन इन शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। तो ये सारी चीज, ये सारी कॉस्ट है वो उसको हम फिक्स कॉस्ट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल रेंट ऑफ ऑफिस स्पेस और स्टोरेज, स्टोर फ्रंट, यू कैन से वीकली पेरोल होता है, या फिर इक्विपमेंट डेप्रिसिएशन होता है, यू कैन से सैलरी है, वेजिस है, ये सारे जो पेमेंट्स होते हैं ये सारे फिक्स्ड कॉस्ट होते हैं। ठीक है, रेंट ऑफ प्रेमाइसेस है, ये सारे फिक्स कॉस्ट है। इसमें आप प्रोडक्शन के साथ इनका कोई लेना देना नहीं है, प्रोडक्शन इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, अप टू सर्टेन एक्सटेंट ये कॉस्ट आपका फिक्स रहेगा। जबकि वेरिएबल कॉस्ट ऐसी है जो डायरेक्टली इट इज रिलेटेड टू सेल्स वॉल्यूम ऑफ योर बिजनेस, यानी कि अगर आपका वॉल्यूम सेल्स आपका इंक्रीज होता है, प्रोडक्शन इंक्रीज होता है, तो डायरेक्टली ये कॉस्ट भी इंक्रीज होते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल डिलीवरी शिपिंग चार्जेस है, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स है, केमिकल्स है, लेबर्स है। जैसे प्रोडक्शन ज्यादा चाहिए तो आपको रॉ मटेरियल भी ज्यादा चाहिए, लेबर्स भी ज्यादा चाहिए, कमीशन ज्यादा पे करना पड़ता है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर्स आपके इंक्रीज होते हैं। ये सारे एक्सपेंडिचर्स आपके वेरिएबल है जो डायरेक्टली आपके प्रोडक्शन के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, लॉन्गर पीरियड में फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट ये डिफरेंसेस निकल जाता है। लॉन्गर पीरियड में सारे कॉस्ट वेरिएबल ही होते हैं, कोई भी फिक्स कॉस्ट नहीं होता, ये सिर्फ शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि फिक्स्ड कॉस्ट ये शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के लिए फिक्स रहता है, चाहे आप प्रोडक्शन 1000 यूनिट का करो, 2000 का करो, 3 का करो, 4 का करो या 5000 का करो, आपका जो टोटल कॉस्ट है वो टोटल कॉस्ट आप फिक्स कॉस्ट है वो फिक्स का फिक्स ही रहेगा। लेकिन वेरिएबल कॉस्ट है, यहाँ पे आप देखो उसकी मूवमेंट क्या हो रही है, जैसे जैसे प्रोडक्शन आप इंक्रीज करते जा रहे हो वैसे वैसे प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, ये वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है, तो प्रोडक्शन इंक्रीज होने के साथ वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होती है, प्रोडक्शन डिक्रीज होने के साथ वेरिएबल कॉस्ट में डिक्रीमेंट होता है, और इन दोनों को मिला दे तो हमारे पास जो आएगा वो है टोटल कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट दैट इज नोन एज द टोटल कॉस्ट। ठीक है, लास्ट पॉइंट दैट इज द टाइप्स ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या है, इट रेफर्स टू सेंसिटिविटी ऑफ द क्वांटिटी डिमांडेड फॉर अ सर्टेन गुड to a change in the income of the consumer who buys this good, keeping all other factors constant, you can say। तो एकदम सिंपल सेंस में मैं बताऊं कि इनकम में चेंज होने की वजह से, कंज्यूमर्स की इनकम में चेंज होने की वजह से कंज्यूमर्स के प्रोडक्ट के डिमांड में जो भी चेंजेस आता है उसको हम बोलेंगे इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, जैसे भाई मेरी इनकम है 10,000, तो मैं कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड सपोज मैं 5 यूनिट की करता हूँ, अगर मेरी इनकम 10,000 से इंक्रीज होकर 20,000 हो गई, तो अब जो चीज का प्रोडक्ट
डिमांड मेरा 5 यूनिट का था, अब वो इंक्रीज हो गया 7 यूनिट का हो गया या 10 यूनिट का हो गया, तो आई कैन से दैट डिमांड में जो चेंज आया है उस चेंज की वजह जो है वो है इनकम में चेंज, यानी कि इनकम में चेंज होने की वजह से प्रोडक्ट की डिमांड में जो भी चेंज आएगा उसको हम बोलेंगे इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, उसको हम बोलेंगे इनकम इलास्टिस, हाँ, उसको हम बोलेंगे इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो उसका फॉर्मूला आप देख सकते हैं यहाँ पे, परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन द इनकम। अब इसकी टाइप्स भी हमें देखनी है, तो टाइप्स हम वन बाय वन देखते हैं। चलो, फॉर एग्जांपल फर्स्ट टाइप है इनकम इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1, दैट इज ई इज ग्रेटर देन 1। तो चलो यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं आपको एग्जांपल थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। मान लीजिए डिमांड ऑफ ऑरेंजेस है, ठीक है, अगर मेरी इनकम 1000 है तो मैं टोटल 100 केजी डिमांड या फिर 100 क्वांटिटी ऑफ ऑरेंजेस की डिमांड फॉर एग्जांपल मैं करता हूँ। ये सिर्फ एक एग्जांपल है समझने के लिए, ठीक है। तो 1000 रुपीज का मेरा इनकम है, उसके सामने मैं 100 ऑरेंजेस का डिमांड करता हूँ। अब मेरी इनकम सपोज इंक्रीज हो गई है 100 रुपए से 1100 हो गई, तो कितना परसेंटेज चेंज आया यहाँ पे? 10% का चेंज आया। उसके सामने जो पहले मैं 100 यूनिट का कंजप्शन करता था, अब मैं 120 यूनिट का कंजप्शन करता हूँ। तो इनकम में कितना चेंज आया? 10%। डिमांड में कितना परसेंटेज चेंज आया? 20%। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनकम में जो चेंज आया उससे ज्यादा डिमांड में चेंज आया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, डिमांड में 20% का चेंज आया, लेकिन इनकम में कितना परसेंट का चेंज आया? इसका मतलब ये हुआ कि इनकम में 10% का चेंज होता है तो डिमांड में 20% का चेंज होता है, विच शोज दैट इनकम इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1। अगर इनकम में 20% का चेंज आएगा तो इस हिसाब से यहाँ पे 40% का डिमांड में चेंज आता है, यानी कि इनकम में जो चेंज होता है उससे ज्यादा चेंज अगर प्रोडक्ट की डिमांड में होता है तो उसको हम बोलेंगे इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज elasticity is equal to 1। लेट्स से फॉर एग्जांपल ऑरेंज का ही एग्जांपल हम कवर कर रहे हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो मेरी इनकम 1000 रुपीज है, डिमांड 100 यूनिट है। अगर इनकम 1100 होती है यानी कि 10% का चेंज है, और यहाँ पे जो मेरी डिमांड है चेंज करना पड़ेगा, स्टॉप। Okay, second point is the elasticity is equal to unity, or you can say elasticity is equal to 1, you can say। अच्छा, यहाँ पे आप एग्जांपल में आपको एक्सप्लेन करो। देखो मेरी इनकम 1000 रुपीज है, यहाँ पे मेरी प्रोडक्ट कितनी है? 10 यूनिट की, ठीक है, 100 यूनिट की। अब मेरी इनकम 1100 रुपए हो गई है, कितना परसेंटेज चेंज आया? 10%। उसके सामने जो मेरी प्रोडक्ट्स की डिमांड है वो डिमांड भी 110 हो रही है, यानी कि इनकम में कितना चेंज आया? 10%। डिमांड में कितना चेंज आया? 10%। सो व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड इज जितना परसेंटेज चेंज डिमांड में हो रहा है उतना ही परसेंटेज चेंज इनकम में हो रहा है। और उसको अगर दूसरे वे में एक्सप्लेन करूँ तो 10% चेंज इन इनकम विल लीड टू 10% चेंज इन द डिमांड। पॉजिटिव नेगेटिव ये सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू में, इसमें हम नहीं जा रहे। इसका मतलब ये होगा कि अगर इनकम में 10% का चेंज होगा तो उसके सामने प्रोडक्ट की जो डिमांड है उसके अंदर भी 10% का चेंज होगा, इक्वल अमाउंट में चेंज आएगा। यहाँ पे 10% का चेंज हुआ तो यहाँ पे भी 10% का चेंज आएगा। That is known as the elasticity is equal to 1। थर्ड पॉइंट इज इलास्टिसिटी इज लेस देन 1। इलास्टिसिटी लेस देन 1 का मतलब क्या होगा? चलो फिर से एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे कितना परसेंटेज चेंज आया? 10%। लेकिन यहाँ पे डिमांड में कितना परसेंटेज चेंज आया? ओनली 5%। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1000 में 100 यूनिट का प्रोडक्शन डिमांड था, 1100 हो गया, तो शायद मैं ऑरेंजेस की डिमांड थोड़ा सा कम करके, मेरे पास पैसा ज्यादा हुए तो ऑरेंजेस को छोड़ के मैं शायद एप्पल परचेस करूँ, पाइनएप्पल परचेस करूँ, कुछ भी परचेस करूँ। मुझे ऑरेंज इतने अच्छे नहीं लगते, कंज्यूमर्स को इतने अच्छे नहीं लगते फॉर एग्जाम्पल। तो 10% चेंज इन इनकम विल लीड टू 5% change in the demand, that is you can say elasticity is less than 1। इसका मतलब ये होगा कि इनकम में जितना परसेंटेज चेंज होता है उतना चेंज उसके सामने उसके डिमांड में नहीं होता, ठीक है, प्रोडक्ट की डिमांड में नहीं होता, उसको हम बोलेंगे इलास्टिसिटी इज लेस देन 1। जैसे सिंपल यहाँ पे मैंने आपको बताया 10% चेंज इन इनकम हैज इम्पैक्ट ऑन डिमांड बाय 5%, यानी कि इलास्टिसिटी इज लेस देन 1। उसी तरह से आएगा इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। लेट्स से फॉर एग्जांपल सॉल्ट की डिमांड है, तो अब यहाँ पे सॉरी इलास्टिसिटी इनकम इलास्टिसिटी 0। तो ये सॉल्ट की एक प्रोडक्ट पकड़ लीजिए, टाटा सॉल्ट है, ठीक है। मेरी इनकम है फॉर एग्जांपल 1000 रुपीज की, और यहाँ पे 1100 ये मेरा इनकम है, इंक्रीज हुआ 10%। लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर जो सॉल्ट है, सॉल्ट की डिमांड 100 यूनिट की है मेरी, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर सपोज मेरी इनकम
ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज इनकम इलास्टिसिटी इज जीरो। इनकम इलास्टिसिटी जीरो का मतलब क्या होगा कि प्राइस इनकम में कितना भी चेंजेस आ जाए लेकिन ये प्रोडक्ट्स की डिमांड में ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं आएंगे। चलो फॉर एग्जांपल अगर मेरी इनकम में 10% का चेंज हो रहा है लेकिन यहाँ पे जो सॉल्ट की डिमांड है वो 2 kg पर मंथ मेरी जो डिमांड है वो ऐसी की ऐसी रह गई। तो अगर 1000 रुपए से मेरी इनकम 1100 हो गई तो मैं 2 किलो की जगह 4 किलो या 10 किलो सॉल्ट यूज नहीं करूंगा, जितना कर रहा हूँ उतना ही यूज करूंगा। ठीक है, या फिर मैच बॉक्स है तो वो भी जितना यूज करा उतना ही यूज करूंगा, उससे ज्यादा चेंजेस नहीं होंगे उसके डिमांड में। तो कितनी भी इनकम में चेंजेस क्यों ना आ जाए लेकिन इन प्रोडक्ट्स की डिमांड में कुछ ज्यादा चेंज नहीं होंगे, जिसको हम बोलेंगे इनकम इलास्टिसिटी डिमांड इज जीरो। तो यहाँ पे प्रोडक्ट्स की डिमांड इनकम में कितना भी चेंजेस आ रहे हैं लेकिन प्रोडक्ट की डिमांड में कोई भी चेंज नहीं आएगा। एंड लास्ट पॉइंट इज द नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो ये नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी में क्या होगा कि प्रोडक्ट की सॉरी इनकम में कंज्यूमर्स की इनकम इंक्रीज होने के साथ साथ ऐसे प्रोडक्ट के डिमांड में रिडक्शन होता है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि मिलेट है, ठीक है, और यहाँ पे व्हीट है। तो अगर सपोज मेरी इनकम 1000 रुपीज है तो मैं मिलेट की डिमांड मेरी 100 kg की है फॉर एग्जांपल, ठीक है, 100 यूनिट की है। अब अगर मेरी इनकम इंक्रीज होती है 10% से तो उसके सामने मैं क्या करूंगा, ये लोअर लेवल के गुड्स है, ठीक है, इंफीरियर क्वालिटी के गुड्स है। अब मैं क्या करूंगा, सुपीरियर लेवल के गुड्स कंज्यूम करूंगा, मिलेट की जगह व्हीट का परचेज करूंगा। क्यों? क्योंकि ये अब पुअर क्वालिटी के गुड्स है, मुझे और अच्छी क्वालिटी के गुड्स चाहिए। ठीक है, तो इंफीरियर गुड्स से मैं नॉर्मल गुड्स पे जाऊंगा, नॉर्मल गुड्स से मैं लग्जरियस गुड्स पे जाऊंगा जैसे जैसे मेरी इनकम इंक्रीज होती है। तो मिलेट की डिमांड यहाँ पे 100 यूनिट जो है वो 100 यूनिट से कम हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट इज द नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी में क्या होगा कि इनकम इंक्रीज होने के साथ साथ प्रोडक्ट्स की डिमांड में डिक्रीज होगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना कि प्रोडक्ट इनकम में इंक्रीज होने के साथ साथ प्रोडक्ट्स के डिमांड में रिडक्शन हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल इंफीरियर क्वालिटी के जो गुड्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि मिलेट है, ठीक है, तो ये जो मिलेट है इंफीरियर लेवल के कोर्स लेवल के गुड्स है। तो अगर मेरी इनकम 1000 से 1100 रुपए हो जाती है तो मैं क्या करता हूँ कि इनकी डिमांड्स कम कर दूंगा, उसके सामने जो व्हीट है, जो नॉर्मल लेवल के गुड्स है, लग्जरियस उसमें भी क्वालिटी आती है, तो इंफीरियर लेवल से नॉर्मल लेवल के गुड्स की भी डिमांड इंक्रीज होगी। जैसे 1000 रुपीज से 1100 हो जाती है तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 10% का इंक्रीमेंट मेरी इनकम में हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जो प्रोडक्ट की डिमांड 100 थी उसको रिड्यूस करके मैं 95 पे लेके जाता हूँ और बाकी के जो पैसे मेरे पास बचते हैं उससे व्हीट परचेस करूंगा। यानी कि इनकम इंक्रीज होती है तो उसके साथ यहाँ पे प्रोडक्ट की डिमांड भी डिक्रीज होती है, इंक्रीज नहीं होती। यहाँ पे +10% का चेंज आया है, यहाँ पे -5% का चेंज आया। क्यों? क्योंकि ये इंफीरियर क्वालिटी के गुड्स है, लोअर लेवल पुअर क्वालिटी के गुड्स है, इसके लिए। ठीक है, तो पुअर लेवल या इंफीरियर लेवल के जो क्वालिटी के गुड्स है उसके लिए इनकम इलास्टिसिटी की जो इफेक्ट होगी वो नेगेटिव होगी। तो यू कैन से इनकम इलास्टिसिटी इज लेस देन 1। ठीक है, ओके, और यू कैन से इट्स अ नेगेटिव। Thank you so much. Big thanks to my students for inspiring me to prepare these videos. I hope कि एग्जामिनेशन में आपको ये वीडियो बहुत ही काम लगने वाले हैं और लगेंगे। अगर आपको मेरी मेहनत काम लगती है या फिर आपको कुछ भी क्वेरी इश्यूज हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइए। और अगर आपको ये वीडियो थोड़े बहुत भी काम के लगे तो ज़रूर से थैंक्स कीजिए मुझे, ठीक है, ताकि आने वाले दिनों में मैं आपको सेमेस्टर 2 के भी वीडियोस इस तरह से प्रोवाइड कर सकूँ। थैंक यू सो मच। एन्जॉय। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस। बाय।